हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं राज पटेल, देन वी हैव रौनक, राम बाबू, मोनिका, जीवन, आकिफ। तो सभी लोग जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट है, फटाफट से दो चीज कंफर्म कर दो। एक तो आवाज और दूसरी स्लाइड, क्या दोनों चीज क्लियर है? सो नीलेश बाबा, लव यू टू बेटू। सो शीलू, देन वी हैव स्नेहा, पारस, एवरीथिंग इज ओके, राइट? ठीक है गाइस। तो गाइस, हम लोगों ने पिछली क्लास में जो डिस्कशन किया था, एक मैं बेसिक आइडिया दे दूं तभी मैं आगे बढ़ूंगा। तो कल हम लोगों ने ना पीरियोडिक टेबल का स्टार्टिंग की थी, है ना? हम लोगों ने समझा था कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, एग्जैक्टली क्यों बनाई गई, और यहाँ पे सर शुरुआत किसने करी। तो मैं आप लोगों से थोड़े से प्रश्न पूछूंगा और थोड़ा सा आइडिया ले लूंगा। तो एक बार मैं ब्लैंक पेज ले लूं, जिससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना। सो जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो गाइस, हम लोगों ने कल जब कहानी स्टार्ट करी अपनी पीरियोडिक टेबल की, तो इसकी जरूरत क्या पड़ी थी, आप लोगों को याद है? संदीप कह रहा है मेरा फेस सही से नहीं दिख रहा है। सब लोग एक बार मुझे प्लीज फिर से कंफर्म करना, मेरा फेस, बैकग्राउंड, आवाज, अगर सब कुछ क्लियर है तो इट्स ओके। थोड़ा सा लैग कर रहा है, एक बार रिफ्रेश करके देखो। ऑल ओके ना? ठीक है। तो जितने लोगों को भी थोड़ा सा भी इशू आ रहा है ना, एक बार प्लीज रिफ्रेश कर लेना, क्योंकि बाकी सब बच्चों को ठीक आ रहा है बेटा, है ना? ठीक है गाइस, ठीक है। तो गाइस, कल हम लोगों ने जब स्टार्टिंग की थी, तो सबसे पहले मैंने एक नाम लिया था, वो थे डॉबरनियर, है ना? और यहां पे सर डॉबरनियर ने जो कार्य किया वो ये था कि इतने सारे सर हम लोगों को एलिमेंट्स के नाम पता हैं, सबके बारे में सर समझना, उनको याद करना, ये सर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ही सिंपल सा एक तरीका निकाला, जिस तरीके को सर त्रिक का नियम बोला गया। क्या बोला? त्रिक का नियम। इंग्लिश में बोला लॉ ऑफ ट्रायड्स। तो जैसा कि मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, त्रिक या ट्रायड, ये जो शब्द है त्रि या फिर ट्राय, इसका मतलब ये तीन से संबंधित है। तो इनका रूल क्या कहता था? इनके रूप से ये था सर, यहां पर ये जो रूल वाला पार्ट पे हम लोग जाए, तो इनके रूल में सर यहां देखिए तीन एलिमेंट्स हैं, है ना अंकुर? अब अंकुर, रामराज, बेटा यहां पर अगर मैं तीन एलिमेंट्स ले लूं, जैसे कि मैंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का एग्जांपल लिया, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में अभी मैंने सीक्वेंस ऑर्डर किस हिसाब से लगाया? तो यहाँ पे जो सीक्वेंस ऑर्डर लगाया वो दीपिका, जीवन, हिमांशु, हमने क्या सीक्वेंस ऑर्डर लगाया है कि इसका जो भी एटॉमिक मास होगा, इसका जो भी एटॉमिक मास होगा, यानी कि इन दोनों के जो भी सर परमाणु द्रव्यमान होंगे, आप बस इन दोनों को जोड़ के तो देखो एक बार, इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दे दो। यानी कि सर इन शॉर्ट अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, आपको क्या करना है, यहां पे सर इन दोनों का एवरेज निकालना है, और एवरेज जो भी निकलेगा सर, ये वैल्यू किसके बराबर होनी थी? सोडियम के बराबर। अब यहां पर हुआ क्या, ये वाला जो पार्ट था, राहुल बेटा मैं तो केवल यहां पर बॉयज के डाउट तो लेता ही नहीं हूं, तो राहुल बाबा क्या करोगे डाउट पूछ के, है ना? सो यहां पर मैं एक सेकंड कमेंट भी ऑफ कर देता हूं, जस्ट अ सेकंड। चलो, सो इतना वाला पार्ट हुआ। अब यहां पे सर ये जो मैंने एग्जांपल दिया डॉबर्नियर वाला, तो ऐसे करके ये सिर्फ और सिर्फ क्या किए, केवल और केवल 9 एलिमेंट्स के बारे में बता पाए। ठीक है? तो संजू, अंकुर, शीलू, रामराज, यहां तक कोई डाउट है बेटा? अगर ये वाला पार्ट क्लियर है, तो अब डॉबर्नियर साहब की समस्या ये थी, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे 9 एलिमेंट्स के बारे में ही सर अरेंजमेंट कर पाए हैं, इसके बाद कर जाते हैं फेल। अब यहां पर क्या होगा, इस वाले पार्ट पर इनके बाद एक और शख्स आएंगे जिनका नाम है न्यूलैंड। क्या नाम है इनका? न्यूलैंड। और न्यूलैंड का जो लॉजिक लगेगा सर, वो लॉजिक है अष्टक का नियम। अष्टक, जिसको बोला गया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने भी जो अरेंजमेंट किया है वो परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से किया है, यानी कि इन्होंने भी जो अरेंजमेंट किया है वो एटॉमिक मास के हिसाब से किया है, जिसमें क्या होता था सर, जैसे मान लो मैंने 8 एलिमेंट लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो सर जो पहला तत्व होगा वो हर 8वें तत्व जैसी अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करेगा, यानी अपने गुण बिल्कुल उसके हूबहू होंगे। कैसे होंगे? एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो यहां पर मैंने लिखा लिथियम, तो यहां पे आ जाएगा सोडियम। ठीक है? इसके बाद यहां पे अगर है बेरिलियम, तो यहां पर 9वें नंबर पे आ जाएगा मैग्नीशियम। तो ये चीज हम लोगों ने पिछली क्लास में देखी थी। अब देखिए इनके टाइम पर क्या हो रहा है गुरुजी, यहां पर जैसे लिथियम है, और लिथियम और सोडियम ये बिल्कुल एक जैसी प्रॉपर्टी रख रहे हैं। सिमिलरली अब यहां पे गुरुजी, यहां पे जरा मैं नीले रंग से देख लेता हूं, ये जो बेरिलियम है ये बेटा मैग्नीशियम जैसी प्रॉपर्टी रख रहा है ना? तो जीवन डेट मींस कि यहां पर क्या हो रहा है रौनक, कि फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट एक जैसी प्रॉपर्टी रिपीट कर रहे हैं, जैसे लिथियम का सोडियम हो गया, बेरिलियम का मैग्नीशियम हो गया, तीसरे का इसके आगे आ जाएगा। मैं एग्जांपल इसके आगे भी देता हूं,
ना ना, ये कैल्शियम वाले पार्ट पे अभी तो यहाँ पर प्लीज समझना, ये डॉबर्नियर वाले पार्ट में नहीं था, ये आएगा न्यूलैंड के टाइम पर। तो न्यूलैंड ने जो ये रूल बनाए, इनके टाइम पर बेटा 56 एलिमेंट्स के बारे में पता था। कितने? 56 तत्वों के बारे में। लेकिन सर ये जो इनका रूल एंड रेगुलेशन थे कहां तक वैलिड थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ जो वैलिड थे कहां तक? कैल्शियम तक। और ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये सभी पेपरों में पूछा हुआ सवाल है कि न्यूलैंड साहब ने 56 तत्वों के बारे में बताया तो सही, लेकिन जो सही इनका लॉजिक लग रहा था वो सिर्फ कैल्शियम तक लग रहा था। ये भी हो गया। अब यहां पे सर डॉबर्नियर हो गया, न्यूलैंड साहब हो गए, अब ये कैल्शियम तक ही वैलिड थे। अब क्या होगा इसके बाद? अब सर एक और नाम आने वाला है जो कि काफी फेमस है, आइए सर उन पे भी चलते हैं। एक ब्लैंक स्लाइड ली और यहां पे अब हम आ जाएंगे न्यूलैंड साहब के पास। न्यूलैंड, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड। अब हम आ जाएंगे सर मेंडलीव के पास। मेंडलीव तो पुरानी जितनी भी समस्याएं थी उन समस्याओं का सभी का निवारण करते हुए आगे की तरफ बढ़े हैं। तो विजय भैया, रामराज, रौनक, सृष्टि, इन्होंने क्या किया है सर? इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान, एक सेकेंड, परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास की बेसिस पे ही अरेंजमेंट किया है। इनके टाइम पर सर 63 एलिमेंट्स के बारे में पता लग चुका है। कितने एलिमेंट्स? इनके टाइम पर 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है। अब यहां पर क्या था सर? ये जो 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, अब ये बहुत अच्छे से जानते हैं सर, इनसे जस्ट पहले जो आए थे जिनका नाम था न्यूलैंड, उन्होंने सर सिर्फ पीरियोडिक टेबल उतने के लिए बनाई थी जितने उनके सामने एलिमेंट्स मौजूद थे, 56 तक। 56 के बाद जो 57 डिस्कवर हुआ उनका आइडिया नहीं था भाई साहब ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो वो फेल कर गए थे। तो इन्होंने क्या किया, उस समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने सबसे पहले तो खाली खाली जगह यानी रिक्त स्थान छोड़ दिए। इंग्लिश में बोलूंगा, इन्होंने ब्लैंक स्पेसेस को लीव कर दिया। क्यों? कि सर आगे जाके कोई जगह कोई एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो यहाँ पे भर दिए जाएंगे। बढ़िया बढ़िया काम किया, ठीक है सर। और इन्होंने क्या सर यहाँ पर काम कर दिया? तो यहाँ पे सर आने वाले जो एलिमेंट्स की बात कर रहा था उसमें से कुछ नाम भी मैंने आपको कल बताए थे क्लास में जाते जाते। सर इक्का बोरोन, इक्का सिलिकॉन, याद आ रहा है? इक्का एल्यूमिनियम। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, बहुत दिमागदार आदमी थे, सही कह रहे उन्होंने जवाब। तो इन्होंने सर पहले से प्रेडिक्ट कर लिया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है और उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने कुछ यहाँ पे प्लेसमेंट्स कर दिए। लेकिन इनमें भी कुछ गड़बड़ियां रह गई। देखो कोई भी एफर्ट्स मारता है तो गड़बड़ी रही जाती है। हम लोग भी अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सर अपने एग्जामिनेशन में हो सकता है सर अगर मुझे स्ट्रेटजी नहीं पता है और मैं सर रटने बैठ गया हूं, जैसे एग्जांपल लेता हूं, अपने एएलपी का एग्जांपल ले लेता हूं, सबसे बेस्ट है एएलपी का या जेई का, किसी का भी एग्जांपल ले लो, एएलपी का बेस्ट एग्जांपल है। अब एएलपी की मैं तैयारी कर रहा हूं, ठीक है। अब इसमें अपनी क्लास में ना कुछ बच्चे वो भी हैं जो जेई की तैयारी भी कर रहे हैं। अब हम क्या करें सर, एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, हम सोचें कि इससे ना मेरा एएलपी भी निकल जाएगा। सब पॉसिबल नहीं है। मैं बताता हूं क्यों पॉसिबल नहीं है। रीजन इज कि मुझे सर क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि कौन से एग्जामिनेशन का लेवल क्या है और क्या क्या सिलेबस में है। कुछ एक और चीज मैं बताता हूं, जैसे ना यहाँ पे मैं जेई से छोड़ो, मैं सबसे बड़ी एग्जांपल दूं एसएससी का। एसएससी का सीएचएसएल, सीएजीएल या एमटीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा आएगा जो एलपी में नहीं है, वो है इंग्लिश। पता नहीं कितने लोगों को ये बात पता है, लेकिन पता होना चाहिए। सर सीएचएसएल, सीजीएल या फिर मैं एमटीएस की बात करूं, इन सभी में हमारा इंग्लिश मैंडेटरी है। इंग्लिश 25 नंबर का आएगा, 25 नंबर का जीएस आएगा, 25 नंबर की रीजनिंग हो गई है ना, 25 नंबर का क्वांट यानी कि मैथ्स वाला पार्ट हो गया। तो 25-25 करते हो 100 नंबर का पेपर तैयार हो रहा है। जबकि रेलवे में बात करूं, या इंग्लिश नाम की चीज ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब देखो, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। अगर आपने एसएससी वाले केस में साइंस वाले पार्ट को छोड़ भी रखा और बाकी चीज अगर आपकी स्ट्रांग है तो एक बार को मैं कह सकता हूं यस यू कैन बी सिलेक्टेड, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कट ऑफ मार्किंग नहीं है कि भाई साहब मैंने साइंस वाला पार्ट नहीं छुआ तो मेरा सिलेक्शन हुआ, ऐसा नहीं है। जबकि आरआरबी एएलपी में अगर आपने साइंस वाला पार्ट छोड़ रखा है तो एएलपी में तो सर भरमार है क्वेश्चंस की साइंस के, राइट, जिसमें सर हमारे कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। सो अगर मैं सर साइंस वाले पार्ट को एसएससी में छोड़ के चला जाऊं सीएचएसएल में या सीजीएल में, तो एक बार को चल जाएगा, क्योंकि उन 25 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन साइंस के देखने को मिलेंगे। यहां तो पूरी भरमार है। सो इसी प्रकार से यहां पर क्या हुआ है कि मेंडलीव साहब ने जब ये एक्सपेरिमेंट किए हैं तो यहां पे सर हो सकता है इनको ये थोड़ी पता था कि आने वाले टाइम पर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उन्होंने अपनी तरफ से खूब दिमाग लगाया, बढ़िया से इनका काम चलता रहा। इवन इन्होंने एक और अच्छा काम किया कि नोबल गैसेस को भी इन्होंने आराम से रख दिया, बिना किसी टेबल में कुछ चेंज किए आराम से इनके लिए नोबल गैसेस की अलग से जगह भी बन गई। बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन जैसा कि मैंने बोला यहां पर भी समस्या खड़ी हो गई। तो यहां पे अब समस्या क्या खड़ी हुई, अब मैं बताता हूं। समस्या इनके लिए ये खड़ी हो गई सर, जैसे कि सबसे बढ़िया पार्ट है ये हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन ये मैं कल भी डिस्कस कर रहा था, देखते हैं कितने लोग मुझे इसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि कल की क्लास का सब कुछ चल रहा है। बेटा हाइड्रोजन क्या है,
ये धातु है या अधातु है? किसी बच्चे का भी डाउट भी था सर मेटल नॉन मेटल क्या होते हैं, अभी मैं समझाऊंगा। अभी के लिए बताओ सर, यहाँ पे अबे बेटा ये अपनी क्लास में ना यस एनवीएस के लिए, एसएससी के लिए, एएलपी के लिए, सभी के लिए, डोंट वरी, सिलेबस इज सेम। सो बेटा हाइड्रोजन जो है ये आपका नॉन मेटल है। क्या है बेटू? ये है नॉन मेटल। जबकि जो हिंदी वाले बेटा ये अधातु है। अब आप लोगों को अगर मैं इनकी पीरियोडिक टेबल दिखाऊं, आइए सर एक बार इनकी पीरियोडिक टेबल पे नजर मार लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा, वापस आओ, हाँ अब यहां पे सर अगर नजर मारी जाए तो मैंने आपको कल भी समझाया था, मैंने जानबूझ के मार्कर हटाया नहीं है सर। यहां पे जो पीले रंग में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन, ये क्या है सर? ये आपका नॉन मेटल है, यानी अधातु है। जबकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सारे के सारे मेटल्स हैं, राइट? तो बेटा इनकी अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो हाइड्रोजन चाचा की प्रॉपर्टी ना हेलोजन जैसी भी दिखती है, यानी इनको हम लोग हाइड्रोजन चाचा को 7th ग्रुप में भी रख सकते थे, बट फिर भी मैंने पहले में क्यों रखा, ये चीज मेंडलीव साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मेंडलीव साहब का कहना यह था कि सर मैंने जो अरेंजमेंट किया है ना, ये इनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में किया है, यानी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया है। अब पूछा कि सर फिर इसकी प्रॉपर्टी तो इनकी जैसी भी दिख रही है, तो यहां क्यों नहीं समझा ही नहीं पाए? तो यहां पर क्योंकि ये समझा नहीं पाए तो ये साहब यहां पर कर गए हैं फेल। अब मैंने आपसे बोला था सर किसी की मौज आने वाली है, अब मौज किसकी आएगी मुझे फटाफट से बताओ। अब यहां पे एक एक करके मैं बताता हूं सर, मौज किसकी आने वाली है? मौजले से याद हो जाएगा मौजले, राइट? सो क्या याद हो जाएगा? मौजले से याद हो जाएगा मौजले। और मौजले का याद रखना सर, मौजले ने सबसे कम एफर्ट्स मारे हैं इन सभी लोगों के कंपैरिजन में। क्यों सर? उनको बना बनाया पूरा का पूरा सर एक महल सा मिल गया, बस उसमें थोड़े से चेंजेस करने थे। कैसे, मैं समझाता हूं। तो गुरुजी अभी तक जो आपकी बात चल रही है, मैं आप ही लोगों से मुंह से जवाब सुनना चाहता हूं। सर ये जो पीरियोडिक टेबल थी किस पे आधारित थी? सबसे पहले हाइड्रोजन 1 नंबर, फिर हीलियम 2 नंबर, फिर लिथियम। तो ये सब किसके किसके आधार पर है? एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या। बहुत बढ़िया सर, ये आपकी जो पीरियोडिक टेबल थी ये आपकी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर थी कि सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का है, उससे ज्यादा हीलियम का है, फिर लिथियम का, और इस तरीके से ये पीरियोडिक टेबल बनी है। लेकिन सर इस लॉजिक में जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ी समस्याएं थी। अब यहां पर क्या होगा, अब आएंगे मौजले जिनकी आने वाली है मौज। आइए सर मौज दिलवाते हैं जरा। और अब सर आपके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, भर भर के एग्जांपल्स हैं, ध्यानपूर्वक सुनना। सो एटॉमिक नंबर हम लोग अच्छे से जानते हैं, परमाणु संख्या क्या होती है? जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन और उतना ही आपका परमाणु क्रमांक या फिर एटॉमिक नंबर। ये चीज हम लोगों ने पहली क्लास में ही पढ़ा है और हम लोग लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें तो समस्या है ही नहीं। तो अब सर यहां पर एक शख्स हैं जिनका नाम है हेनरी मोजले, और हेनरी मोजले क्या करेंगे सर, इसी के आधार पर एक मस्त पीरियोडिक टेबल बनाएंगे जिसमें जिसका एटॉमिक नंबर 1 है वो सबसे पहले आ जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है वो दूसरे पे आ जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है वो तीसरे पे आ जाएगा। मतलब इन्होंने सिंपल सा क्या किया है, इन्होंने खोजा कि किसमें कितने प्रोटॉन्स हैं और प्रोटॉन की संख्या के आधार पर उसको एक सीक्वेंस ऑर्डर में लगा दिया है। कैसे? जो सबसे कम है वो पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, जिसमें से सबसे छोटा होता है हाइड्रोजन। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। यस 10th में भी आपने पढ़ा था, और 10th वाला सिलेबस तो अपने एग्जाम का है ही। सो बेसिकली अब आते हैं हेनरी मोजले की पीरियोडिक टेबल पे। तो एटॉमिक नंबर हम लोग अच्छे से जानते हैं, ये मैं आपको समझा चुका था। अच्छा ये सब लोगों को याद है ना? रिवाइज तो नहीं कराना, वैसे मैं रिवाइज कराऊंगा लास्ट में, लेकिन अभी के लिए मुझे एक बार बताना, ये के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, कितने लोगों को डाउट है इसमें, एक बार बताओ। पंकज, हाँ बेटा, बेटा यहाँ पे दोनों की है बेटा ये। सो कोई है जिसको यहाँ पे डाउट हो तो एक बार बताओ। दीप, रौनक, मधुमिता, सैफ, सबको याद है। सो फिर भी किसी को डाउट नहीं है ना? ठीक है गाइस। अच्छा किसी को डाउट है, किसका? अमन बाबा का डाउट रहेगा। एक सेकंड, एक अमन को डाउट है, जरा उस वाले बच्चे को भी क्लियर कर दूं। अमन जरा समझना बेटा, ये के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल होती क्या है? जल्दी से रिवाइज करा देता हूं, बट इसमें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि ना ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक बार ध्यान सुनिएगा, थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। सर मैंने एग्जाम्पल लिया सोडियम का। अमन आपको डाउट था बेटा तो आप ही आंसर दे दो। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? अच्छा जयदीप आपका पहली बार है, ठीक है ठीक है, तो एक बार मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। बेटा सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है बेटू वो होता है 11। समीर बिल्कुल सही कहा आपने। अब 11 एटॉमिक नंबर है। देखो हम लोगों ने जब इस चैप्टर की शुरुआत की थी तो हम लोगों ने ये जाना था कि ये जो नंबर आता है परमाणु द्रव्यमान, सॉरी परमाणु संख्या, ये हमको बताता है सर इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन
और परमाणु क्रमांक ये सब के सब एक ही जैसे हैं, सब बराबर है सर, सब बराबर। तो अब सर ये होता क्या है कि जब भी हम लोग किसी भी चीज की बात करें, किसी भी तत्व की बात कर लो सर, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, कुछ भी हो, इन सभी में इनके मध्य में मौजूद होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इंग्लिश वाले बेटा सेंटर में जो प्रेजेंट होता है वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि सर इस वाले पार्ट की बात करें तो ये क्या होता है सर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और नाभिक के अंदर ये आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, अच्छे से हमको पता है, अपनी जगह फिक्स है, ठीक है। लेकिन इनके बाहर क्या है, यहां पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब बेटा कितने इलेक्ट्रॉन कहां चक्कर लगाएंगे, तो यहां पर जिस जगह पर ये चक्कर लगाते हैं उनको बोलते हैं कक्ष या फिर कक्षा कह सकते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिट। तो ऑर्बिट क्या होती है, ऑर्बिट वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कहीं पर भी कितने भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा लेंगे, नहीं, सबकी जगह फिक्स है कि सर इतनी जगह पर इतने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं, इतने में इतने चक्कर लगा सकते हैं। तो यहां पर सर जो सबसे अंदर वाली शेल होती है, सबसे अंदर वाले कक्ष, इसको बोलते हैं के, ठीक है। उसके बाहर वाले को सर बोलते हैं एल, इसके बाहर वाले को बोलेंगे एम, इसके बाहर वाले को बोलेंगे एन। और ये जितना आगे की तरफ जाता जाएगा तो के से शुरुआत होती है और अंत तक जाता है। ये मैं जानबूझ के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके इस एम वाले भाग से आरपीएफ में, एएलपी में, सीएचएसएल में, सीजीएल में, चारों पेपरों में ये सवाल पूछा जा चुका है कि एम कक्ष में यानी एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर मुझे यही नहीं पता होगा, हम सोचेंगे सर ये एबीसीडी से शुरुआत हो रही है तो हम गलती कर देंगे। तो मैं जितना बता रहा हूं उतना ध्यान से रखना, बहुत ही बेसिक है गुड़िया, राइट। लेकिन कुछ बच्चे हैं हमारे पास जो एमटीएस वाले ना, उनको बताना जरूरी है। सो मैं एसएससी एमटीएस वालों की बात कर रहा हूं। सो गाइस जो के वाला पार्ट है ये सबसे बेसिक है, सबसे स्टार्टिंग हमारी के से ही होगी, फिर आगे की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पे सर के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है 2n²। के का मतलब होता है 1, तो यहाँ पे सर सबसे पहले वाले पार्ट में कितने आ जाएंगे, 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2। तो सबसे अंदर वाले कक्ष में सर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके बाहर कितने आएंगे, तो ये फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है। के शेल में 2 × 1 का स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सबसे अंदर 2। सर एल में 2 × 2 का स्क्वायर 8, फिर एम में सर 2 × 3 का स्क्वायर 18 और 2 × 4 का स्क्वायर 32। बस ये बताना था मुझे, ये सबको पता भी था, तो थोड़ा सा फास्टर मोड में हो गया। तो जितने बच्चों का डाउट था मेरे ख्याल से क्लियर है। तो हाँ ये फॉर्मूला जरूर पूछ लिया था, तो आपको पता होना चाहिए बेटा, फॉर्मूला था 2n², ठीक है। यहां तक तो हम लोग पढ़ चुके थे। अब मैं इसी में एक कदम और आगे बढ़ता हूं, अब समझना। गुरुदेव, हेलो उपेंद्र, गुड मॉर्निंग बेटा। यहां पे आपने बता दिया कि सर जो मैक्सिमम है वो 2n² इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैंने मान लिया। लेकिन अब आप लोगों को मैं एक जगह फंसवाऊंगा, सभी लोगों को। तो यहां पे सर आइए, यहां पे अब जरा समझते हैं कि इस वाले केस में क्या होगा। अब जरा सोचो कि यहां पर इसके जस्ट अगले वाले पॉइंट पर आ रहा हूं मैं। सर अगर मान लीजिए आपसे जैसे सोडियम की बात करी थी कि 11 हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सर आप जब इसे भर रहे हैं तो हम पहले यहां पे भर लें, फिर यहां भरेंगे, फिर यहां भरेंगे ना। यहां पे सर ये अंदर से बाहर की तरफ नहीं, ये हमेशा क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ भरा जाएगा। यानी रूल ये है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहली शेल को भरेंगे, जो पूरी हो जाएगी तो आगे भरेंगे, फिर उसके बाद आगे भरेंगे। लेकिन अब आती है समस्या। इस रूल में एक समस्या है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। भूषण बेटा सबके कमेंट्स दिख रहे हैं बेटा। यहां पर अब एक समस्या जो खड़ी होगी वो समस्या आपके सामने मैं रखने वाला हूं। जरा सोचो कि सर मैंने मान लिया कि ऐसे करके कुछ इलेक्ट्रॉन्स आए, 2 8 और इसके अलावा यहां पे सर पूछता हूं 11। तो सर क्या यहां पे जो कॉन्फिगरेशन बना है क्या ये सही होगा, एक बार मुझे बताओ। तो जस्ट वांट टू नो, क्योंकि किसी बच्चे का डाउट था तो यहां पे ले लेते हैं। क्या मैं सर ऐसे भर सकता हूं, मान लो मैं नहीं जानता कौन सा एलिमेंट है, लेकिन क्या ऐसे भर सकते हैं, नहीं। ये तीसरा नियम बहुत जरूरी है, किसी बच्चे ने भी पूछा भी था। तो तीसरा नियम सर जरा समझना, तीसरा नियम क्या कहता है। सर तीसरा नियम ये कहता है कि चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए सर, धरती फट जाए, चाहे आसमान नीचे आ जाए, धरती ऊपर चली जाए, आपके सबसे बाहर वाले शेल में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सर चाहे जो हो जाए, सबसे बाहर वाली शेल में 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। तो मुन्ना चौहान और बाकी बच्चों ने जितना पॉइंट रखा है बिल्कुल सही। सो गुरुदेव इस वाले केस में याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, XYZ मैंने आपको बोला, सर यहां पर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8। तो सर फिर ये बताओ, ये आपके 11 थे, ये तो 8 ही भरे, बाकी कहां गए। तो बाकी सर फिर हम लोग भरेंगे कुछ ऐसे।
तो ये वाली कहानी आपसे डिटेल में तो कभी नहीं पूछा, क्योंकि एएलपी वाला पार्ट बहुत बेसिक लेवल पे एग्जाम आता है। बट फिर भी कुछ बच्चे जो एसएससी जेई के लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी जेई के लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो एमटीएस वालों, सीपी यहाँ पे सीएचएसएल, सीजीएल, हाँ सीजीएल वाले के लिए भी, सॉरी सीजीएल, एसएससी, आरआरबी जेई के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा डिटेल में। एएलपी में इतना डिटेल में नहीं जाएगा, बट हमको पता होना चाहिए। बेटा यहाँ पर हाँ नीलेश देखो, कब भर सकते हो 18, समझना बेटा 18 आप तब भर सकते हो जब उसके बाहर आपके एक और अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ पा रहे हैं, यानी कि वहां पे अगर होता 2, 8, 18 और 1 ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा तो ठीक है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं ये सबसे बाहर वाली शेल है, तो सबसे बाहर वाली शेल में 8 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। मैं वही बता रहा हूं दीपिका, भले ही उसमें जगह दिख रही हो, सर उसमें आपके 8 से ज्यादा नहीं होंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, सवाल क्या पूछा था, ये ईएलपी का ही सवाल है, ईएलपी और आरपीएफ का कॉमन है। सबसे बाहर वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये सर पता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन क्यों किया है, ये आपका ईएलपी का सवाल क्लियर करता हूं। सबसे बाहर वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ऑप्शन है 2, 8, 18, 32। बताओ सबसे बाहर वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अब सोचो सर, बाहर में तो वो एम शेल भी हो सकती है, सर वो एन शेल भी हो सकती है, सर कोई शेल बनी रहे, कोई भी महाराज से बड़े महाराज आ जाएं, प्लीज याद रखना। हाँ बिल्कुल धीरज, मैंने वही कहा ना सर, सबसे बाहर की बात हो रही है। मैं फिर से बोल दूं, मैं तीसरी शेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सर सबसे बाहर वाले की बात कर रहा हूं। वो हो सकता है ऐसा भी कुछ लिखा हो। तो यहां पे सर अगर मान लो कि कुछ भी लिखा हुआ है, मैं हमेशा सबसे बाहर वाली शेल की बात कर रहा हूं। सबसे बाहर वाली शेल में सर मैक्सिमम आपके 8 ही हो सकते हैं, इसलिए सही आंसर 8 होगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। चलो सर, अब इतना वाला पार्ट तो हो गया। अब यहां पे सर आगे बढ़ते हैं। तो अब सर ये जो मैं आपको बता रहा था, यहां पे जो रूल था सर, इसी को हम लोग अष्टक का नियम या फिर ऑक्टेट रूल कहते हैं। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल ये कहता है सर, बाहर चाहे वो के शेल हो, चाहे वो एल शेल हो, एम शेल हो, कोई सी भी शेल हो, सबसे बाहर आपके 8 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो आप लोगों ने बोला। अब देखो यहां पर बिल्कुल अष्टक के नियम के अनुसार 8 ही होने चाहिए। अब सर लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, सर सब जगह 8 तो दिखते नहीं है। जैसे कि मैं आपसे लिथियम की बात करूं, सर लिथियम में होता है 2,1। सर सोडियम की बात कर लूं तो सोडियम में होता है सर 2,8,1। सर क्लोरीन की बात करूं तो ये होता है 2,8,7। तो कहां गए आपके रूल? यहां तो सर रूल कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, आपकी बात तो कोई मान ही नहीं रहा है। तो अब सर इसका, अब यहां से हमारे उदाहरण आना शुरू होते हैं। सर हम लोग भी जानते हैं हमारे जीवन में, गुनगुन, युवी, अंकुर, मोहम्मद उमर, मधुमिता, बेटा हमारे जीवन में हमको सरवाइव करने के लिए हमको पता है कि मान लीजिए मेरे पास महीने के 1 लाख रुपए आ जाएं, मेरी लाइफ सही चलती रहेगी, मैं उसे बचा भी लूंगा, मैं उसे मस्त एंजॉय भी कर लूंगा, मैं फ्यूचर के लिए बचा लूंगा, राइट। तो कुल मिला के मैं जानता हूं कि मेरी लाइफ में सर 1 लाख रुपए आएगा, मैं सेफ एंड साउंड रहूंगा। फिर भी क्या हम सबके सब 1 लाख रुपए कमा पा रहे हैं? नहीं। सर किसी की तनख्वाह 1.5 लाख है, तो कोई 20,000 में भी काम कर रहा है, कोई 15,000 में भी काम कर रहा है, कोई 7,000 की नौकरी कर रहा है। सब कुछ जानते हुए भी सर हम लोग 1 लाख रुपए तो नहीं कमा पा रहे। सर अब मान लीजिए कि हम लोग, हमारी तनख्वाह है फॉर एग्जाम्पल 70,000 रुपए। अब मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूं ध्यान सुनना, अपना दिमाग थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करके रखना। मान लीजिए मेरी तनख्वाह है मान लो 70,000 रुपए, ठीक है। अब सर गुड़गांव या फिर मुंबई ऐसे शहर का मैं आपको जरा एग्जांपल दे दूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं ना वो यूपी बिहार वाले रीजन को बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको एक आइडिया देना जरूरी है। सर बेंगलोर, गुड़गांव, मुंबई, ये 3 ऐसे ना सबसे महंगे शहरों में से आते हैं, राइट। यहाँ पर जैसे किराए की बात करें तो महीने का किराया, मकान का रेंट बता रहा हूँ, खरीदने की बात अलग है। यहाँ पे जो किराया है ना, जो नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली जो पे कर रही है, 45,000 रुपए, 50,000 रुपए, इतने रुपए पे कर रहे हैं। थोड़े से हायर लेवल पे चले जाओ, जिनकी तनख्वाह बहुत तगड़ी वाली है, वो इवन 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए महीने का किराया दे रहे हैं। और ये मैं बहुत सीरियसली बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ऐसा है मार्केट में ट्रेंड। सो गुरुदेव जरा सोचो कि मतलब कोई बंदा, कोई लड़का है या कोई फीमेल है, अपने गांव से निकले, उनकी 25,000 रुपए की नौकरी लगी गुड़गांव में, ठीक है। अब यहाँ पर सर वो किसी पीजी में या फिर वो नॉर्मल एक ठीक ठाक वाले एरिया में रह रहे हैं। तो जरा सोचो सर, अगर 25,000 रुपए वाला उनका पार्ट है जिसमें कमा रहे हैं, उन्हें 1 BHK लेना, 1 BHK मान लो उनको 25,000 रुपए का पड़ रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? तो आप कहेंगे सर ऐसे वाले केस में तो क्या करना पड़ेगा, दिल्ली में मकान ले लेंगे, बिजली फ्री होगी, तो वहां से फिर मेट्रो से अप डाउन करेंगे। आप जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हो, बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं कि सब 25,000 रुपए के लिए वो क्या करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से सुबह सुबह मेट्रो पकड़ते हैं, आते हैं, फिर रात को लेट नाइट जाते हैं, सो जाते हैं, फिर आने, बहुत टफ लाइफ है, राइट। सो ये लाइफ हम लोगों को पता नहीं लगती है।
लेकिन ऐसा है बाहर वाले पार्ट में, राइट? सो गाइस, ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं जिससे आप लोग लिंक कर पाए। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर किसी की 70,000 सैलरी, अगर मान लो कि सर नॉर्मली उसका जीवन चल रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, केवल वो हैंड टू माउथ वाला हिसाब चल रहा है, जितना आ रहा है उतना खर्च हो जा रहा है, जितना आ रहा है उतना खर्च हो जा रहा है। अब एकदम से मान लो मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई, अब मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई, जरूरत पड़ी 10,000 रुपए की। अब यहाँ पे 10,000 रुपए का सर कहां से लाओगे? अब इन 10,000 रुपए के लिए सर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, जो मैं आपको अभी ना बॉन्डिंग वाले पार्ट में रिंग कराऊंगा, प्लीज ध्यान सुनना। हो सकता है कि मैं सर किसी से उधार लूं, यानी कि सर मैं यहाँ पे नॉन मेटल वाले के पार्ट की बात कर रहा हूं, मैं किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं, वैसे ही मैं अपने फ्रेंड से क्या कहूंगा, भाई 10,000 रुपए दे देगा क्या? दोस्त से मांग सकते हैं, राइट? सो यहाँ पे सर क्या कर रहे हैं, लैंडिंग ऑफ मनी, या फिर अपने कहीं मैं बोलूंगा सर मैं यहाँ से किसी से पैसे ले ले रहा हूं। एक तो ये ऑप्शन हुआ, एक और बढ़िया ऑप्शन बताता हूं, ये तो हो गया सीरियस वाला ऑप्शन। अब मैं आपको मस्ती वाला बढ़िया वाला ऑप्शन बताता हूं, जिसमें मजाक मस्ती में आप लोग एक बढ़िया सा एग्जांपल देख सकेंगे। तो सर बॉन्डिंग 3 टाइप की होती है, जो मुझे कल समझानी है, आज मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं। एक केस में क्या है, जैसे इस केस में जरूरत पड़ गई एकदम से, तो आपने किसी दोस्त से आप पैसे ले लिए उधार। दूसरा एग्जांपल समझना, मान लीजिए एक जगह हम जॉब कर रहे हैं, हमारे साथ बचपन में कोई पढ़ी थी, हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, वो भी सेम कंपनी में काम कर रही हैं, उनका भी सेम पैकेज है, ठीक है? सेम कंपनी में काम कर रही है, सेम पैकेज है, 70,000 रुपए हम कमा रहे हैं और 70,000 रुपए ही वो कमा रही हैं। इस वाले केस में आप मुझे बिना पूछे आंसर दे सकते हैं। अब सर इस वाले केस में 10,000 रुपए की जरूरत पड़ी, क्या होगा? क्या किसी से मांगने पड़ेंगे? सर मैं भी कमा रहा हूं, वो भी कमा रही हैं, तो हमने क्या कर रखा है, एक जॉइंट अकाउंट खोल रखा है। तो अगर मान लो मकान का किराया हमारा 50,000 रुपए जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि 50,000 मैं दे रहा हूँ, 50,000 ही वो दे रही है ना, हम तो एक ही घर में रह रहे हैं ना भाई साहब। हम जब एक ही घर में रह रहे हैं, मान लो शादी भी हो गई है, तो इसमें से हमारा सिर्फ 50,000 का खर्चा है, और हम लोगों ने सर एक जॉइंट अकाउंट बना रखा है, जहां पे हर महीने हम लोग 10,000 रुपए जमा करते हैं, 10 मैं करता हूं, 10 वो करती हैं, तो 20,000 रुपए हर महीने सेव होते जा रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो उस वाले खाते में से हम लोग पैसे निकाल लेंगे, जॉइंट अकाउंट। यानी कि यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं म्यूचुअल शेयरिंग की बात कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान सुनना। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हो सकता है, जब मैं सर 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए किसी से इलेक्ट्रॉन लूं। दूसरा हो सकता है कि सर यहां पर मैं क्या कर लूं, शेयरिंग कर लूं। तो अब सर मैं बस यहीं पे रुकूंगा इस एग्जांपल के साथ। तो बेसिकली सर अपने आप को स्टेबल करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए, वैसे ही ये जो तत्व होते हैं, ये जो आपके मेटल्स या नॉन मेटल्स वाले पार्ट है, क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी लाइफ सिक्योर करेंगे, स्टेबल होंगे, या फिर बराबर बराबर शेयरिंग कर लेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन तू दे दे, 2 इलेक्ट्रॉन मैं दे देता हूं, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन तू दे दे, 4 इलेक्ट्रॉन मुझसे ले लियो, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास हो गए। तो मैं ये कल आपको समझाऊंगा कि बॉन्डिंग होती कैसी है। आबंधन की जब हम बात करते हैं, तो बेसिकली बॉन्डिंग कैसे हो रही है, क्या क्या नाम है, ये बात की बात है, लेकिन ये समझाना बहुत जरूरी था कि सर बेसिकली इस तरीके से हमारे क्या हो रहा है, जैसे 80,000 रुपए पूरे हो रहे थे, वैसे इलेक्ट्रॉन भी सर इस वाले केस में, इस वाले केस में, इस वाले केस में क्या हो सकता है, सर ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, ये इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है। और किसी बच्चे ने मुझसे क्लास की स्टार्टिंग में पूछा था, मैंने उस टाइम पे रिप्लाई नहीं किया था, अब आपको रिप्लाई कर रहा हूं बेटा, क्योंकि सोडियम चाचा ने इलेक्ट्रॉन दिया था, तो सोडियम चाचा कौन है, ये है मेटल। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है सर वो मेटल होता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है सर वो नॉन मेटल होता है। इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई। तो मैं वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन और समझा दूं। यहां तक एक बार मुझे बता दो, सब मेटल का मतलब समझ में आ गया, नॉन मेटल का मतलब समझ में आ गया, ये क्यों सर इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, कुल मिला के जो पूरा कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, वो डिपेंडेंट है किस पर, इस स्टेबिलिटी पर या इस स्थिरता पर। यहां तक मामला सेट है। ऋतु, मुन्नी, त्रिवेंद्र, गुड़िया, आई गेस इट इज क्लियर। यस, तो यहाँ पे सर यस, जिंदगी का सफर सुहाना। अब सुनो एक और चीज, इतना मामला हम लोगों ने सेट कर लिया है। क्या कह रहे हैं, भूमिका कह रही है सर 4 धातु हो, बिल्कुल बेटा, क्या कह रहे हो 4 धातु मतलब क्षार पूछ रहे हो या 4 पूछ रहे हो? अगर क्षार पूछ रहे हो, डेट इज डिफरेंट, तो मैं वो एसिड बेसिस वाले पॉइंट पर क्लियर करूंगा। लेकिन अगर आप 4 पूछ रहे हो, तो मैं आपको बता दूं सर, वहां पर बॉन्डिंग वाले केस में अगर हम जाएं, तो वहां पे 2 एलिमेंट्स हो या 3 एलिमेंट्स हो, तो सर वहां पे 2 या 3 में भी सर इलेक्ट्रॉन्स का कहीं ना कहीं शेयरिंग वाला पार्ट आता है। वो कोवेलेंट बॉन्डिंग में आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एंड ऑल, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास, लेकिन उसके थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पे अंजनी का एक क्वेश्चन हो रहा है और किसी का था, निखिल कुछ कह रहे हैं सर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल सही। सो यूरेनियम बेटा नॉन आपको आप सॉरी, जो यूरेनियम है ना सर, वो रेडियो एक्टिव मेटल हो गया, वो रेडियो एक्टिव है शिवांश। और किसका रहेगा, साक्षी कह रहे हैं सर हाइड्रोजन कैसे है नॉन मेटल, ये कैसे लेगा इलेक्ट्रॉन, ये समझा दीजिए। ठीक है, दीप का भी डाउट है। दीप लश्कर बेटा अपना डाउट पूछो, तब तक मैं एक बार साक्षी का डाउट क्लियर कर दूं। साक्षी बेटा जैसे हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन वाले केस में मुझे बताओ साक्षी, इसके एटॉमिक नंबर क्या है सभी लोग? सर यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, सब लोग अच्छे से जानते हैं। अब सर हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सर वैसे मुझे बॉन्डिंग में बताना था, लेकिन अब आपने यहाँ पे पूछ लिया से यहीं पे बता दे रहा हूँ, बाकी मैं कमेंट्स को भी थोड़ा सा कंट्रोल करूंगा। तो ये हाइड्रोजन है सर, यहाँ पे ये अपना समस्या है इसके साथ जीवन में। इसको क्या है कि सर इसको ना अपने 8 इलेक्ट्रॉन करने थे, लेकिन 8 तो हो नहीं पाएंगे। तो सर हाइड्रोजन, हीलियम, इनके केस में क्या होता है, इनको अपने ड्यूप्लेट कंप्लीट करना होता है, इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं आपस में, इसको बोलते हैं ड्यूप्लेट, यानी इनको केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 8 तो नहीं कर पाएंगे। अब 2 के लिए क्या करेंगे सर यहाँ पे हाँ के बिल्कुल बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो लास्ट डाउट ले रहा हूं फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो इस हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए सर ये देखेगा दोस्ती। अरे हाइड्रोजन सुनो यार, मुझे ना 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये हाइड्रोजन ही है, फीमेल हाइड्रोजन। हाँ हाइड्रोजन, मुझे भी लगता है यार, मुझे भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हाइड्रोजन करेगा, तो एक काम करें, अपने दोस्ती को प्यार में बदल लें और प्यार से फिर शादियां बदल लें। हाँ सोच तो मैं भी यही रही थी, एक काम करते हैं बॉन्डिंग ही कर लेते हैं, तू भी खुश मैं भी खुश। अब यहाँ पे क्या होगा, इस वाले केस में सर दोनों के एक ही इलेक्ट्रॉन है। स्टेबल होने के लिए आप लोगों ने हाइड्रोजन गैस का नाम सुना है। अब इस वाले केस में क्या होगा, इसने करी इससे दोस्ती और इसने करी इससे दोस्ती, दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार बदल गया रिश्तेदारी में। तो यहां पे सर अब देखिए, इस हाइड्रोजन के लिए देखोगे ज्वाइंट अकाउंट खुल रखा है, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। बस आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी। अभी के लिए इतना मान के चलेगा सर, ये जो बराबर बराबर शेयरिंग हुई है इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कहते हैं। तो अब सर सह संयोजन आबंध या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग वाला ये पार्ट है। तो इस वाले केस में ना तो इलेक्ट्रॉन किसी ने दिया है, ना ही किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ना तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना ही नेगेटिव आएगा, इन्होंने सर बस शेयरिंग करी है, राइट। सो यहां पे सर दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, ना तो इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है ना लिया जा रहा है, डेट्स इट। अभी के लिए इतना रखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पता लगेगा अनुज? जब इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो पॉजिटिव होगा, जब इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा तब नेगेटिव होगा, डेट्स इट। अब रामराज और बाकी बच्चों को एक लास्ट क्वेश्चन और, सर ये और बता दो कि जो नोबल गैसेज हैं, सर नोबल गैसेज सर फिर किससे इलेक्ट्रॉन लेंगी या इलेक्ट्रॉन देंगी? तो ऐसे याद रखना बेटा, नोबल गैसेज हो गए संत महात्मा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब कौन सुंदर कन्या निकल गई या कौन सा सुंदर बालक निकल गया। जैसे अपने केस में होता है, अरे भाई सुन रहा है, देख यार कितनी सुंदर है, अरे देख देख रही है, यही अब तेरे जिया जी बनेंगे। तो यहाँ पर ये हम लोग उस कैटेगरी में है जहां पे सर इलेक्ट्रॉन लेने या देने की बात हो रही है। लेकिन संत महात्मा जो सर हिमालय वाले के तरफ चले गए हैं, 18वें ग्रुप वाले हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राधे राधे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, राधे राधे। तो बेसिकली उनका क्या है, उनके ऑलरेडी सर अपने अष्टक पूरा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई साहब कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है कौन ले रहा है, उन्हें ना इलेक्ट्रॉन लेने हैं ना देने हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी के लिए सर इतना रखो, मुझे चैप्टर भी खत्म करना है, बाकी डाउट्स आप पूछ रहे हैं ना वो सब आने वाले चैप्टर्स के हैं, जैसे 20 वाला पार्ट हो गया। सर ये बॉन्डिंग मुझे कल आपको डिटेल में समझानी, तो दिस इज द पॉइंट, राइट। सो नोबल गैसेस बेटा ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं, सेफ वो 18th ग्रुप वाले हैं, जहां पे हीना नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ये सब है। चलो सर, हाँ सुमित बाबा बेटा आप ही की क्लास है प्रभु, पढ़ लो। चलो तो अब सर यहाँ पे आ जाते हैं, बुलबुल बेटा फिजिक्स का डाउट यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगा, सॉरी। चलो अब सर आगे बढ़ेंगे, अब आते हैं सर वैलेंसी पर। तो वैलेंसी क्या होती है ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जैसे कि मैंने सर सोडियम का एग्जांपल लिया, तो सोडियम वाले केस में क्या हो रहा था, 281। तो बेटा याद रखो, सबसे बाहर सबसे आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको वैलेंसी नहीं कहते, प्लीज याद रखना सर, ये संयोजकता बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस यहां पर ये बता रहा हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो सबसे बाहर वाले कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सर उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंसी बिल्कुल नहीं कह रहे इसे, ना ही इसे वो संयोजकता कह रहे हैं। दूसरा सर किसका एग्जांपल है, लिथियम का एग्जांपल लेते हैं। बताइए सर, लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक बार मुझे फटाफट से बताओ। सर यहाँ पे संयोजकता कितनी है, रौनक, निशु, बादशाह? बेटा यहाँ पर संयोजकता अगेन कितनी है, 1 है। तो ये यहाँ पर सर इसके जो संयोजकता नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सर 1 ही है। अब सर क्लोरीन का एग्जांपल और लेते हैं, वो भी रह गया फिर। क्लोरीन का 287, बताओ सर यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, थोड़ा जल्दी बताना क्योंकि बहुत सारी चीजें समझानी है। क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सो क्लोरीन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बहुत बढ़िया, क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7।
अब सर मेरे एग्जाम्पल में वापस आते हैं। गुरुदेव, अब यहां पर आप किसी की भी बात कर लें, राइट, अभी मैं यहां पर ना आपको रटने के लिए नहीं कह रहा हूं, बस ये लॉजिक समझना, अभी हम लॉजिक समझ रहे हैं। गुरुदेव, इन सभी के केस में सबसे बाहर जो इलेक्ट्रॉन था उसको मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला। तो ये संयोजकता क्या है? व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी क्या होती है सर? संयोजकता क्या है? तो संयोजकता का मतलब ये हुआ कि सर कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं या कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए जाएं जिससे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। 70,000 तनख्वाह है। अब सर 70,000 तनख्वाह है तो मुझे क्या करना है? 10,000 की रिक्वायरमेंट है, तब जाके वो 80,000 हो रहे थे। तो यहां पे सर कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 8 हो जाएंगे। तो यहां पे सर एक इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो उसकी लाइफ सेट है। यानी क्लोरीन की जो वैलेंसी है, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, इसकी जो संयोजकता है सर वो 1 है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेने पे इसकी लाइफ सेट है, राइट। तो कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए या ले लिए जाए, जैसे ये स्टेबल हो जाए, ये स्थिर हो जाए, तो दिस इज द पार्ट विच इज वैलेंसी। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, लॉजिक पर समझ लो। सेकंड, सर मुझे बताओ, लिथियम सर कितने इलेक्ट्रॉन ले ले या दे दे जिससे इसकी लाइफ सेट हो जाए? तो लिथियम क्या करेगा सर? 7 इलेक्ट्रॉन लेना तो दिक्कत है, 7 इलेक्ट्रॉन लेने और 1 इलेक्ट्रॉन लेने में सर अंतर है। 7 इलेक्ट्रॉन सर लेगा या 1 इलेक्ट्रॉन देगा, कौन सा आसान है? 1 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा आसान है। तो क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल हो जाएगा तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? इसकी जो वैलेंसी यानी संयोजकता है सर वो 1 है, राइट। सो बेसिकली अब यहां पर क्या होगा सर? यहां से मुझे पता लगा ये बन जाएगा Li+, यानी कि सर ये धातु है, और ये बन गया सर Cl-, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये अधातु है। तो मैं वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे ख्याल से समझा पाया, राइट। प्राची आई नो, लेकिन अब यहां पर ना मैं आपको ये सब समझाने वाला हूं कि ऊपर से नीचे आने पीरियोडिक टेबल में क्या फर्क पड़ता है। तो ये वाला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज पर, जस्ट अ सेकंड। सो ये जो पीरियोडिक टेबल है ये किसकी है? मोज़ले साहब की है। और जितना मैंने आपको बताया है अब उन सभी लॉजिक्स का भी यहां पे इस्तेमाल होगा, और सभी चीजों को हम एक एक करके सर देख लेते हैं। सो यस, अब यहां पर सर, अच्छा नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में समझा चुका हूं। ये है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब यहां पे एक से समझना, देखो ये सर आप जो पार्ट देख रहे हैं, ये चीज हम लोगों ने अभी डिस्कस भी की थी। ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये सब क्या है? इसको हम लोग एल्कली मेटल्स कहते हैं। लेकिन जो हरे रंग में दिख रहा है, ये जानबूझ के हरे रंग में ये मेंशन कर रखा है सर, ये क्या है? ये अधातु है, यानी कि नॉन मेटल है। तो इस पूरे ग्रुप में आपका जो केवल हाइड्रोजन है वही नॉन मेटल है, बाकी सारे के सारे आपके मेटल्स हैं। तो ये होते हैं एल्कली मेटल्स, ये होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इधर सर ये पूरे का पूरे जो देख रहे हैं ये सर आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं, राइट। सर ये बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारी की सारी चीजें हमने कल ही डिस्कस की थी। ये सारी सारे क्या मेटलॉइड्स हैं, यानी धातु और अधातु इन दोनों के जैसे गुण रखते हैं, इसको बोलते हैं उपधातु। यानी क्या होती हैं? ये आपके मेटलॉइड्स हैं। तो यहां पे सर इस पर चर्चा थोड़ी कम करेंगे, अभी इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं, एक सेकेंड। हाँ, अब सर यहां पर पेपर में ये पूछ लेता है कि जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो वहां पर सर ये वैलेंस शेल या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या प्रभाव पड़ता है? पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। प्रश्न ये है, जब आप आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, इंग्लिश वाले, whenever you move across the periodic table from top to bottom, what will be the change in its valence electrons? यानी सर इस कंडीशन में आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये चीज मुझे कैसे पता लगेगी? आज मैं आपको इसके बारे में समझाने वाला हूं, तो अभी ध्यान सुनना। तो जितना भी मैंने आपको बताया था उतना वाला पार्ट था इंपॉर्टेंट। अब देखो बेटा, बढ़ेगा घटेगा क्या होने वाला है, तो एक बार यहां पे देख लेते हैं। सी, पहले तो मुझे ये समझ में आना चाहिए पीरियोडिक टेबल में याद करूं कैसे। सो एक बार ध्यान सुनना, हाइड्रोजन, हीलियम, इसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। सर यहां तक आपको अच्छे से याद है, सब लोगों ने यहां तक याद किया ही था। अब यहां पर जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूं, आप लोगों ने बोला भी था ना कि सर एक बार वो ट्रिक बता देना, तो एक बार उस ट्रिक पर चलते हैं। तो ध्यान सुनना बेटा, यहां पर ये जो ट्रिक सबसे पहले काम आएगी वो है हलीना की, या आप लोग चाहो तो ना कॉपी में लिख लो प्लीज अभी सब लोग, हलीना की रब से फरियाद। क्या है? हलीना की रब से फरियाद। ये सब लोगों को याद भी होगा, जितने लोगों को नहीं पता है प्लीज एक बार ध्यान से नोट कर लो, अभी काम आएगा। इसके बाद बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। पापा तैयार हैं भाई साहब, नौकरी लग चुकी है। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी।
अब सर कन्या सुंदर आ गई है तो कन्या सुंदर कहेगी जाओ बैगन ले आओ, गाजर ले आओ, धनिया ले आओ, पुदीना ले आओ, सब्जी भी तो लानी पड़ेगी। तो ऑफिस से जब आओगे तो सब्जी वब्जी लेके आनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सर क्या होगा, किस में लाओगे, थैले में लेके आओगे। तो सर बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। इसके बाद सर इतना जब हो गया तो अब आ जाते हैं, अब यहाँ पर आप मान लो किसी दिन आप सब्जी वब्जी लेके नहीं आए, भूल गए, तो उन्होंने बोला देखो ऐसा है, ऑफिस मैं भी जाती हूँ, ऑफिस तुम भी जाते हो, तो हमारा बराबर बराबर का योगदान रहना चाहिए। तो यहाँ पर फिर पति एग्जाम्पल देगा, देखो पता है क्या होता है कि नो डाउट कि मैं तुम्हारी हेल्प तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन फिर भी तुम्हें एक चीज बताता हूँ, पता है शंकर भगवान जी ना पार्वती माता से बहुत प्यार करते थे। तो उसमें होता क्या था, जब भी शिव जी कुछ कहते थे तो पार्वती माता बहुत ध्यान से सुनती थी। वैसे तुम भी मेरी बात ध्यान से सुनो। तो क्या कहीं शिव जी सुने पार्वती, क्या कहीं शिव जी सुने पार्वती, ये प्लीज लिखते हुए चलना। इसके बाद अच्छा बाल गए इंडिया थाईलैंड, वाह अनुज बाबा, नहीं बिल्कुल मस्त ट्रिक है। तो ये वाली ट्रिक यहाँ तक सब प्लीज आपके हिसाब से जो भी इजी हो आप उस हिसाब से याद कर लेना, जरूरी नहीं मेरे वाले पार्ट से जाए, सबका अपना अपना तरीका हो सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर ये वाली जो ट्रिक है इसमें क्या है कि मेरी क्लास में ना मेरी दो फ्रेंड्स थी, एक का नाम है सुरभि, एक का नाम है प्रियांशी। सो दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, एक बेंगलोर में है, एक गुड़गांव में ही है। सो दोनों का कंपैरिजन था जो कि 9th क्लास में मैंने कभी बनाया था, आज आप लोगों को बता रहा हूँ। वैसे मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सारे बच्चों को बताया हुआ है। सो एक का नाम था प्रियांशी, एक का नाम था सुरभि। तो मैंने बताया था कि सुरभि ज्यादा सुंदर है ना, तो नहीं प्रियांशी एज सुरभि, नहीं प्रियांशी एज सुरभि। तो आप लोगों की अपनी ट्रिक कुछ भी हो सकती है, मेरा यही था। स्कूल टाइम पे कई बार क्या होता था ना कि हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते थे कि भाई आंसर है नहीं आता है भाई तू बता दे, तो उसे कहते थे टीपना कहते थे। आई डोंट नो कि साउथ इंडियन कैंडिडेट्स के लिंक कर पा रहे हैं कि नहीं, बट हिंदी में एक शब्द इस्तेमाल किया था इसमें से टीप लो, राइट। सो क्या था कि इसका आंसर नहीं आ रहा भाई उससे टीप ले, तो वही वाली चीज है, ओस से टीपो। और ज्यादा अगर बचपन से कॉपी पेस्ट मारा होगा तो सर यहाँ पर फार्मर्स ना दो कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे फार्मर हैं जिन्होंने सर अपने पैसे से खूब जमीन वमीन खरीद ली है, एक वो है सर जो बहुत लो लेवल पे भी काम कर रहे हैं, उनके बच्चे ने भी अच्छे से अगर पढ़ाई नहीं करी है तो उस वाले पार्ट पर चलते हैं। सीधे बोला जाता है कि देखो अगर ऐसा है अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लोगे तो बहुत सारा खेत हो जाएगा, वरना उतने में ही तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो वो सर फसल की हम बात करें तो फसल बरियात, और इधर आ जाता है हीना नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन। तो नहीं प्रियांशी या सुरभि, ओस से टीपो, फसल बरियात, हीना नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन। अब ये मैंने जानबूझ के इसलिए लिख दिया जिससे आप लोग याद कर पाए। अब मैं बताता हूँ पेपर में जहां जहां फंसते हैं ना वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होने वाली है। अब देखो इसमें क्या है, ये वाला जो पार्ट है, क्या फूटा कुल्लड़ बारात आई एटा, अरे वाह क्या बात है, ये भी सही है। अब सुनो यहाँ पे ये जो पार्ट है, मैं यहाँ पे पूछा था अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ जाता हूं ऐसे पीरियड टेबल में, तो ऊपर से नीचे जब मैं जा रहा हूं तो सर क्या प्रभाव पड़ेगा इस मॉडर्न पीरियड टेबल के शेल पर, यानी वेल आपके जो शेल्स बना रहे थे हम लोग, कक्ष बना रहे थे, तो उन कक्ष में सर संख्याओं में कम होंगे ज्यादा होंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एक बार देखते हैं। बेटा ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करता हूं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, लिथियम का सर 3 है, सोडियम का सर यहां पर 11 है, एंड सो ऑन। तो ऊपर से नीचे की तरफ जब आओगे यानी सर ये कहलाते हैं ग्रुप, आपको कल भी बताया था। तो सर यहां पर देखो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें सर, दो अंदर एक बाहर। सोडियम पे आ जाओ, दो अंदर, 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे, एक बाहर। यानी ऊपर से नीचे की तरफ जब आ रहे हैं तो इसमें अगर आप कहेंगे वैलेंस शेल, तो यहाँ पे सर एक कक्ष था, यहाँ पे 2 कक्ष आ गए, यहाँ पे 3 कक्ष आ गए। यानी ऊपर से नीचे जब आते हैं तो जो वैलेंस शेल है सर वो बढ़ती है, यानी वैलेंस शेल जो है वो, वैलेंस जो कक्ष है सर वो बढ़ेंगे। पहली चीज, यहां तक हमारा पॉइंट अभी खत्म नहीं हुआ, इसी में एक चीज और सुनो। अब होगा क्या, मैं अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं कहां से, लेफ्ट से राइट। अब देखो ये पहला पीरियड है सर, ये दूसरा पीरियड है, ओहो ये दूसरा पीरियड है। तो अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं ऐसे करके, तो देखो बेटा हाइड्रोजन का क्या था, परमाणु क्रमांक 1 था। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, यानी हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 2, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी 2 होंगे। तो यहाँ पे हीलियम में सर कितनी शेल्स बनेंगी, यहाँ पर सर एक ही शेल बनेगी, कितनी, एक ही शेल बनेगी, नहीं बढ़ेंगे बेटा वैलेंस शेल, शिवांश याद रखना। सर इस पे आ जाओ, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन,
इन सभी के सभी में सर केवल 2 ही शेल होंगी। कितनी? इसमें कहीं भी चले जाओ, इनमें से 2 ही 2 शेल्स होंगी, सब जगह 2 ही 2 होंगी। यानी कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो यहां पे सर वैलेंस जो शेल हैं वो सेम रहती हैं, कभी भी बढ़ती नहीं है। तो ये देखो क्या लिखा है, वैलेंस शेल आपकी स्थिर रहेंगी, यानी कांस्टेंट रहेंगी, बढ़ेंगी नहीं। अब आप कहेंगे सर कैसे? तो यहां पे सर एक एग्जांपल ले लेते हैं इस लिथियम वाले पार्ट पर, लेकिन इस लिथियम से पहले पूछने से बताने से पहले एक बार बच्चों से पूछ लूं, यहां तक मुझे बताओ सर, इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ समस्या? नहीं तो फिर मैं केवल इसी वाले पार्ट को फिर से रिवाइज करके बाकी चीजें कल ही कंटिन्यू करूंगा फिर। सो यहाँ पर अनुज बेटा फिर से कमेंट डालो, क्या डाउट है? अनिल कह रहे हैं लेट हो गया, कोई नहीं बेटा। लास्ट की ट्रिक किसकी? ये वाली ट्रिक बता रहा हूँ सर। नियोन की वैलेंसी कितनी होगी? देखो नियोन की वैलेंसी बेटा यहाँ पर वैलेंसी उसकी 0 होगी। नियोन की वैलेंसी क्या अंजनी? पूरे के पूरे जो नोबल गैसेस हैं उनकी वैलेंसी 0 होती है, क्योंकि वो ना तो इलेक्ट्रॉन देते ना लेते हैं। नियोन, आर्गन, क्रिप्टन सबकी वैलेंसी 0 होगी। रेशा, हाँ वो मैं बता रहा हूँ बेटा। और कहांगे हमारे अभी वाला डाउट शॉर्ट ट्रिक, सागर कह रहे हैं शॉर्ट ट्रिक बतानी है, ठीक है सागर अभी बता रहा हूँ मैं। दानिश कह रहे हैं सर रिवाइज करा दो, ठीक है। तो एक बार ना इसी वाले पार्ट को फिर मैं फिर से रिवाइज ही करा देता हूँ, ठीक है। सुनो, वैलेंस और वैलेंसी बेटा, साक्षी वैलेंस और वैलेंसी तो हमने सर इतना 1 करोड़ बार पढ़ लिया, आज मैं 1 करोड़ एक बार दोबारा से बता दे रहा हूँ। सो इसके बाद दिव्यांशु कह रहे हैं बेटा सीजीएल और सीएचएसएल में ना टोटल 25 नंबर के जीके जीएस आएगी, जिसमें से साइंस आपकी 3 से 4 नंबर की आने वाली है। चलो तो एक बार सर वापस आते हैं फिर इस वाले पार्ट पे। तो आज के लिए लास्ट रखेंगे। तो सर सबसे पहले हम लोग वही वैलेंसी वाला पार्ट और वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट डिस्कस कर लें। तो आप ही लोग इसका आंसर दे देंगे तो थोड़ा सा इजी होगा, बाकी बच्चों को डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। किसका एग्जांपल ले लें? नियोन का एग्जांपल लेते हैं। नियोन बेटा, नियोन का परमाणु क्रमांक क्या है? सब लोगों से मैंने बोला था कि जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे सर 30 तक याद करके लाना। तो मुझे फटाफट से बताओ नियोन का सर परमाणु क्रमांक क्या है? नियोन का परमाणु क्रमांक है 10, राइट। अब यहाँ पे जो 10 परमाणु क्रमांक है, इस 10 परमाणु क्रमांक में इसका कॉन्फिगरेशन बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बनेगा? 2,8। गाइस 2 कैसे बनेगा? 2,8 ही बनेगा ना, 2 और 8 10 होते हैं। सर मुझे ये बताना यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक बार जल्दी से आंसर देना सब लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो गुरुजी यहां पर अनिल, अंकुर और जितने भी लोग मौजूद हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है सबसे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सर नियोन में? 8, राइट। अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछूं, सर ये बताओ इसको अपनी लाइफ अगर सेट करनी है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे या कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे? आप कहोगे सर इनकी तो पहले से लाइफ सेट है, ये ना तो इलेक्ट्रॉन देगा और गुरुदेव ना ही ये इलेक्ट्रॉन लेगा। ना इलेक्ट्रॉन देने ना इलेक्ट्रॉन लेने। जब सर ना इलेक्ट्रॉन दूंगा ना इलेक्ट्रॉन लूंगा तो भाई साहब मेरी वैलेंसी तो 0 हुई ना। तो ये सर हमको समझ में आ गया वैलेंस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। जितने बच्चों के डाउट थे सबके इतने वाले पार्ट पे आ जाएंगे, तो यहां तक तो क्लियर है। अब सर मैं आपको एक और चीज बता रहा था, उस पर भी आ जाता हूँ जरा। रीजनिंग वाले सर आएंगे, उससे पहले जल्दी जल्दी मुझे बताना पड़ेगा, तो आप लोग बस ध्यानपूर्वक सुनते जाना। अब एग्जाम्पल में ले रहा था लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम का, ठीक है। ये बेटा ग्रुप की बात हो रही है जब ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। अब सर आप ही लोग प्लीज आंसर देते जाना। बेटा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, ऐसा ही है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? थोड़ा जल्दी जल्दी बोलते जाओ सर। इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है। अब इनको भरूंगा तो कैसे भरूंगा? गुरुदेव बहुत बढ़िया, सबके सब सही जा रहे हो। भरूंगा तो कैसे भरूंगा सर? इसमें आपका 1 इलेक्ट्रॉन आया, 3 भरने हैं तो सर ये देखो 2 ये 1 ये। अब बेटा ये मत कहना ये 2 और 1 कैसे आए, ये मैंने बहुत बार समझा दिया है। इसी में अगर मैं 11 इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो 11 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा गुरुजी? 11 इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे अंदर 2, उसके बाहर सर 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाहर सर 1। अब मुझे एक बात बताओ सर, ऊपर से नीचे जब मैं आ रहा था ग्रुप में तो सर कॉन्फिगरेशन था 1 2,1 और 2,8,1। जो मेरा सवाल है केवल वही जवाब देना, कुछ और आंसर मत देना प्लीज। जो मैं पूछ रहा हूं बस वही आंसर चाहिए। मुझे ये बताओ क्या तीनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है? हाँ या ना में आंसर दो सर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, तीनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, हाँ या ना? एक एक बच्चा सही है। सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा जो नहीं कह रहे हैं, क्यों नहीं बेटा? बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या था? सबसे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? ये देखो लाल रंग के पेन से देखो बेटा, सबसे बाहर 1 इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर 1 इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर 1 इलेक्ट्रॉन।
तो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि गुरुदेव ऊपर से नीचे है। मैं सब प्रैक्टिकली दिखा दे रहा हूं जिससे आपको रटना ना पड़े कुछ भी। ऋतु, मानवी, रीना, इशिता, अब पल्ले पड़ गया भाई साहब सबको। तो जितने लोगों को डाउट था, जिन लोगों ने नहीं बोला था सर ऊपर से नीचे की तरफ आए, तो क्या आपको कहीं भी यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन परिवर्तन दिख रहा है? नहीं, सब के सब बराबर, तो यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, सब में एक है। अब सर आ जाओ यहां पे, बेटा वैलेंस शेल की बात कर रहा हूं, सॉरी यहां पे मैं शेल की बात कर रहा हूं। तो ऊपर से नीचे आने पर कक्षाओं की संख्याओं में क्या प्रभाव पड़ रहा है? सर ऊपर से नीचे आने पर सर यहाँ पे देखो एक ही कक्ष था, यहाँ दो कक्ष हो गए, यहाँ पे सर एक दो तीन कक्ष हो गए, यानी नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पे बढ़ती हुई जा रही हैं। यानी ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं। इसका मतलब इनका जो साइज है, साइज देखो, ये मध्य से इसकी दूरी देखो, सेंटर से इसका दूरी देखो, तो सेंटर से इसकी दूरी बेटा बढ़ रही है ना, बढ़ रही है। तो डेट मीन्स कि यहाँ पे सर अगर मैं शेल्स की बात करूंगा तो वैलेंस शेल यहाँ एक ही थी, यहाँ पे से वैलेंस शेल दूसरे नंबर की थी, यहाँ वैलेंस शेल तीसरे नंबर की थी, यानी ऊपर से नीचे आने पे बढ़ रही है। दो चीजें मैंने क्लियर कर दी। एक लास्ट चीज और है बच्चों, यहां तक इसका मतलब सबके आंसर सही आ रहे हैं, बिल्कुल सही। अंदर से बाहर जाने पे शेल बढ़ेंगे, बिल्कुल सही रौनक। एक लास्ट चीज और जो मैंने आपको समझाया था वो भी देख लेते हैं। अब सर एक चीज और, देखो सबके डाउट्स जितने भी थे सब मैंने बच्चों के जो डाउट्स देखे सब इसी वाले पार्ट पे क्लियर होगा। अब देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, इन सभी की बात कर रहा हूं मैं। सागर बाबा सर बस एक मिनट और मैं फटाफट करता था। तो लिथियम में बेटा बस ये बताओ, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर था वो क्या होगा गुरुदेव? फटाफट से मुझे बताना। गुरुदेव लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है वो था 3, बेरिलियम का था 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियोन का 10। अब बस बहुत सिंपल सा फंडा था सर, जब 3 की बात कर रहा हूं तो 3 का मतलब मैं क्या कह रहा हूं? 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,8, 2,10, सॉरी 2,2,5, 2,6, 2,7 और 2,8। सर इस वाले केस में किसी भी जगह आप देख लो, क्या आपको तीसरी कक्ष कहीं भी दिख रहा है? कहीं भी आपको तीसरी शेल दिख रही है? सर सब जगह देखोगे अंदर 2 फिर 1, सर अंदर 2 बाहर 2, सर अंदर 2 बाहर 3, ये देखो 2 1 2 3, इधर सर अंदर 2 बाहर 1 2 3 4। सर अब मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पर जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे थे कहीं पे 2 की जगह 3 होते हुए दिखाई दिए आपको? सब जगह यहाँ पे जो कक्ष हैं वो कितने दिख रहे हैं? 2 2 दिखते जा रहे हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2, देखो 1 2 1 2 1 2, 2 से ज्यादा सही शेल सही नहीं। इसलिए क्या बोला मैंने, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो इस केस में सर जब मैं बाएं से दाएं की तरफ जाता हूं सर मुझे वहां पे तीसरा कक्ष दिख ही नहीं रहा है। जब तीसरा कक्ष दिख नहीं रहा है तो चाचा जी हमारा पॉइंट यहां पर क्लियर होता है कि आपके जो सेल्स हैं वो कांस्टेंट हैं सर, वो स्थिर हैं, वो बढ़ेंगे ही नहीं, वो सेम रहेंगे। बस यही चीज यहां पे लिखी थी, देखो वापस। बस ये लास्ट पॉइंट है क्योंकि सर भी आ चुके हैं, सर की ना रीजनिंग क्लास है, बस वाले पॉइंट पर आप एक बार देख लो। तो पीरियड में जब मैं जा रहा था यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा था, जब मैं बाएं से दाएं की तरफ जा रहा था तो वैलेंस शेल आपकी स्थिर थी, बढ़ नहीं रही थी। अभी एग्जांपल लिया, दूसरे में 2 होंगी, तीसरे में 3 होंगी, डेट्स इट। और ऊपर से नीचे जाने पर सर क्या हो रहा था? वैलेंस शेल बढ़ती हुई जा रही थी। बाकी सर ये मेन बेसिक वाले लॉजिक थे। कल से आपके पास ढेर सारी कहानियां होंगी। तो अब एक्चुअली मेरा यूट्यूब का सेशन हो चुका है, सर को ही पढ़ाना, बहुत लेट हो गए हैं, तो मैं पीडीएफ भेज दे रहा हूँ। कल इसी पार्ट को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं आप लोगों से कल, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, बाय बाय।